तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा भोपाल के बारे में बताता हूं, जहां मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। ऐसा माना जाता है कि भोपाल की जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने की थी, और राजा भोज ने तब इसका नाम भोजपाल रखा था, और बाद में इस शहर का नाम भोपाल पड़ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही पुराना शहर है। और एक और ख़ास बात, आजकल पोल्यूशन की बड़ी चर्चा होती है, तो आज का जो दिन है वो भोपाल में जो मिनिमम AQI रहा है आज के दिन वो है 76, मतलब AQI यहाँ पर है 76। तो हमारे देश में जो लोग ऐसे शहर में रहना चाहते हैं जहाँ पर सुहावना मौसम हो, प्रदूषण ना के बराबर हो, जगह सुंदर हो, तो उनके लिए भोपाल से बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज यहाँ पर AQI रहा है 76। और मैं तो दिल्ली से आया हूँ, यहाँ पर जब मैं सांस ले रहा हूँ तो फ़र्क एकदम साफ पता चल रहा है। भोपाल में जैसे ही मैं लैंड किया, एकदम से मेरे शरीर ने ये कहा कि मैं किसी नई जगह पर आ गया हूँ, और प्रदूषण के मामले में तो किसी बहुत ही अच्छी जगह पर मैं आ गया हूँ। आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से हमने सबसे पहले गांधीनगर के गिफ्ट सिटी से डिकोड का एपिसोड किया, इसके बाद हमने जयपुर में हवा महल से डिकोड का एक स्पेशल एपिसोड किया, और आज हम भोपाल से ये एपिसोड कर रहे हैं। इसके पीछे मेरी मंशा ये है कि हमारे देश के राज्यों को प्रमोट किया जाए, हमारे देश के जो अलग अलग राज्यों में शहर हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, उन शहरों की एक कल्चर है, उन शहरों का खाना पीना है, उन शहरों के रीति रिवाज हैं, उन शहरों की ऐसी जगहें हैं, खूबसूरत जगहें जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैं शहर शहर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं ये डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, असल में ये हम अपने देश में टूरिज़्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जयपुर से मैंने आपसे ये कहा था कि कभी आप जयपुर आइए, इतना सुंदर शहर है। जयपुर का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा, और मैंने आपसे कहा था कि जयपुर का अगर आपको कभी वेकेशन पर जाना हो, छुट्टी पर जाना हो, तो आपको वेकेशन पर जयपुर जाना चाहिए। आज मैं भोपाल आया हूँ। भोपाल एक बिल्कुल अलग नगरी है, इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। एक से एक खूबसूरत शहर, झील आपको इस शहर में मिलेगी। इसलिए आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको भोपाल ज़रूर आना चाहिए, और हमारे देश के करोड़ों दर्शकों का आज मैं मध्य प्रदेश और भोपाल के लोगों की तरफ से डिकोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप ये समझ लीजिए कि आज का जो एपिसोड है ये भोपाल के लोग जो है आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए। और जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग असल में आ गए हैं। ये सब भोपाल के लोग हैं। इन्हें जब पता चला कि आज का डिकोड यहाँ से लाइव हो रहा है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मेरा दिन का एक इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको कहा, उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2 वर्ष में उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, ये 2 साल उनके कैसे रहे हैं। तो आज हमने उन्हें दूरदर्शन न्यूज़ के मंच पर बुलाया था, और वहाँ हमारी उनसे एक लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत आप दिन में चैनल पर वैसे देख चुके हैं, लेकिन उस बातचीत के कुछ बेहतरीन अंश हमने आपके लिए निकाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आज डॉक्टर मोहन यादव का ये इंटरव्यू। दूरदर्शन न्यूज़ के इस मंच पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुधीर चौधरी जी का नाम अपने आप में बड़ा नाम है, और हमने आपको कई चैनल पे और खास करके विश्लेषणों के माध्यम से एक अलग प्रकार की पत्रकारिता का रूप भी लोगों ने देखा है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आज के इस दौर में विश्लेषण के, बारीक विश्लेषण के सशक्त हस्ताक्षर अगर कोई है तो सुधीर जी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने BSc किया, LLB किया, MA किया, MBA किया, और उसके बाद आपने PhD किया। तो मेरे हिसाब से शायद आप इस देश के सबसे पढ़े लिखे और यू आर वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर्स। अब ये भगवान की दया है। मैं थोड़ा पढ़ने में जरूर रुचि रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ही देश में सबसे ज़्यादा हूँ, मेरे से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये सही है कि मैं विद्यार्थी परिषद से और
इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे कई दायित्वों का निर्वहन करता रहा। तो पढ़ने का शौक होने के कारण से समय रहा तो पढ़ते गए, आनंद आया। देखिए, जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो मैं आपके इंटरव्यूज देखा करता था शुरू में। तो शुरू के 5-6 महीने या मैं तो कहूँगा कि लगभग 1 साल तक लोग आपसे यही सवाल पूछते थे कि आप नए हैं, आप मुख्यमंत्री बने तो आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे कर पाएंगे। ये पहला साल इन सवालों के बीच आपका बीता। फिर 2 साल अब पूरे होने के बाद अब स्थिति बदली है और अब आपसे लोग ये पूछते हैं कि आपने कैसे किया, जरा फॉर्मूला बताइए। तो जैसे आजकल वो धुरंधर फिल्म आजकल बहुत सुपर हिट हो रही है, तो आप यहाँ के धुरंधर साबित हो रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, ये बात सही है कि बहुत सारे नवाचार भी कर रही है। अलग अलग प्रकार के कामों के माध्यम से सुशासन की भी उन्नत मिसाल हम खड़ी कर रहे हैं। लेकिन शासन में केवल डेवलपमेंट नहीं, उसमें सुशासन में संवेदनशीलता भी होना चाहिए, नवाचार भी होना चाहिए और भविष्य की दृष्टि से शासन के धन का सदुपयोग होकर के अधिकतम लोगों के जन कल्याणकारी कामों के आधार पर हमको अपनी नई लकीर खींचना चाहिए और हमने उस पर काम किया। मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कई कामों को हमने हाथ में लिया और उसमें सफलता पाई है। तो देखिए, अब आपकी सरकार को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप अपने इन 2 वर्षों में क्या उपलब्धियों को अपनी बेहतरीन उपलब्धि मानते हैं और आप क्या मानते हैं कि अभी कौन कौन से काम जिसको हम कहते हैं कि पाइपलाइन में है? सबसे बड़ा विषय हमारे पास था, हमारे यहाँ हमारे राज्य में नक्सलवादी एक मूवमेंट का था, जिसके कारण से मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पूरा नक्सलवादी का बड़ा एक बेल्ट था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 11 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश से लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया, आउट हो गए हवाई से। जी, ये आपका बयान काफी चर्चा में रहा था कि लाल सलाम को आखिरी सलाम आपने कर दिया। भारत सरकार ने खुद मार्च 2026 की डेडलाइन रखी है। बिल्कुल, आपने उससे पहले ही उस डेडलाइन को, ये समूचा हमारे राज्य का भी श्रेय है, हमारी रणनीति भी है और केंद्र के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का सक्रिय सहयोग मिला और दोनों ने मिलकर के टारगेट। लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या खास किया जैसे मैं कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर पाया? जैसे हम बताना चाहेंगे कि लगभग हमने पुलिस मित्र करके 850 हमारे नई जवानों की भर्ती की। हमने सब अधिकारियों से कहा कि भाई इस टास्क पे कौन काम करना चाहता है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई अधिकारी आए आगे, उनने कहा हम आएंगे, क्योंकि आमतौर पर इसमें रिस्क बहुत है, उतनी रिस्क उठाना। लेकिन हमारे आईजी, एसपी, डीजीपी जो इस बात को लेके आगे आए, हमने उनको सबको जोड़ा और परमात्मा ने बिल्कुल समय पे रिजल्ट दिया। इसलिए 1 साल के अंदर जो बीते 15 साल में हमारे साथ में इतनी मुठभेड़ नहीं हुई, 10 दुर्दांत नक्सलवादियों को हमने मार के ढेर कर दिया, उसका डर भी बैठा। आज हम थोड़ा मोहन यादव मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका मॉडल कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो जैसे अभी आपने कहा कि हर राज्य की कुछ मजबूतियां होती हैं और कुछ कमजोरियां होती हैं। आपने सबसे पहले किस पर काम करना शुरू किया? आपने सबसे पहले ये देखा कि मेरी मजबूती क्या है, या आपने ये देखा कि पहले मैं कमजोरी निकालता हूं क्या है और उसको मैं पहले एड्रेस करूं? मतलब जब आप बैठे होंगे, आपने अपना एक रोड मैप बनाया होगा, तो आपने सोचा होगा कि कहां से मैं शुरू करूं इसको। जी, जैसे ये आपने सही कहा, मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले 4 साल में शिक्षा मंत्री रहा हूँ। उसके 4 साल पहले मैं एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ। उसके 8 साल तक मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा हूं। तो कमोबेश मुझे करीब करीब कई सारे विभागों का काम का अनुभव था और ऐसे में मैंने जिस जिस जगह जो सीखा था उसकी कमजोरी सीएम रहते दूर की। आपने एमबीए तो किया है, मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, वहां से आपको आइडिया आते होंगे। लेकिन मैंने ये भी सुना कि आप बहुत पहले आपने अपना व्यवसाय भी किया है। हाँ बिल्कुल, आपने अपना एक रेस्टोरेंट चलाया, खाने की होटल भी चलाई और खेती तो मैं करता ही हूँ। उसके अलावा अपने प्राइवेट निर्माण कार्य के भी काम किए। वो ये बात सही कि मुझे गर्व है इस बात। तो आप एक अर्थशास्त्री की तरह भी सोचते हैं और एक जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उसको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बराबर ये कैसे मैनेज करना है। ये आपने सही कहा कि हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अगर व्यापार व्यवसाय करते हैं तो हमको ये सुचिता भी रखना पड़ती कि हमारा व्यापार व्यवसाय चले, सही से चले। और
ढंग से उसका अपना घर के गुजारा भी हो जाए। तो सरकार भी तो उसी भाव से, हम जब सरकार में आते हैं तो सरकार का अनावश्यक पैसा क्यों खर्चा होना चाहिए, सरकार के पैसे कैसे बचना चाहिए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कहीं से मिल रही है, तो मध्य प्रदेश से मिल रही। दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है, आपके बताना चाहिए। मैं दिल्ली जाके बताऊंगा वहां जरूर जरूर जरूर। जो मेट्रो में चलते हैं। लाडली बहना योजना को लेकर जब आप आए थे तो लोगों को लगा था अब आप बंद कर देंगे, पैसा लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है। आपने बंद नहीं किया, बल्कि आपने उसका पैसा और बढ़ा दिया। बेड़ा कर दिया। तो मैं आम आदमी की भाषा में या फिल्म में डायलॉग की भाषा में मैं आपसे पूछूं कि इतना पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? जब नीति सही हो, नीयत साफ हो, काम करने का इरादा, तो भगवान भी साथ देता है, ये उसका परिणाम। हमने सभी व्यवस्थाओं को सुसंगत बनाने का प्रयास किया। दो चीजें 2 साल में जरूर की। अनावश्यक बड़ी कोई घोषणा नहीं की जिससे हमारा पैसा वेस्ट हो, लेकिन जो जरूरी है उसके लिए उतना धन का प्रबंधन करके रखा, और हमारी पारदर्शिता के बलबूते पर जो अचीवमेंट के टारगेट है उसको हमने जरूर ध्यान रखा। पर्यटन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश के जो लोग हैं वो या तो हिल स्टेशंस पर जाते हैं, या फिर गोवा जाते हैं, या फिर अभी कहीं विदेश चले जाते हैं। अभी विदेश जाना भी कई जगह तो बहुत सस्ता हो गया है, उन्हें आप मध्य प्रदेश तक कैसे खींच कर लाएंगे? देखिए, ये अगर आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़े देखे भारत सरकार के, तो उसमें उत्तर मिल जाएगा इस बात का। आपने डल झील में शिकारा में बैठे होंगे? जी बिल्कुल, बैठे बैठे हैं। तो जो डल झील की क्या विशेषता है? पानी में शिकारा तो चलता है, तो हमने बड़े तालाब में चला दिया, भोपाल में शिकारा, आप यहाँ क्या आनंद लेना। आज देखें हमने कहा कि भाई शिकारा झील में चलता है, तो वहां तो बर्फ में वो जम जाती है, तो क्या करेंगे? हमारा तो 12 महीना पानी भरा रहता है, तो इससे अच्छा आनंद क्या होगा। तो ये ऐसे कई सारे प्रयोग हमने किए हैं जिनके आधार पर पर्यटक बड़े पैमाने पर आकर्षित होते हैं। हमने अखबारों में भी पढ़ा, बाकी जगह भी हमने देखा कि आपने अपने पुत्र का जो विवाह किया वो सामूहिक विवाह आपने किया, जहां पर और लोग भी मौजूद थे लोग। तो ये आपको ख्याल कैसे आया? वास्तव में आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मेरे बच्चे का जहाँ विवाह, वहाँ हमारे पास के एक होटल का वेटर का बेटा भी था, एक ड्राइवर का बेटा भी था, एक गरीब किसान का बच्चा भी था। सभी प्रकार के, सभी समाजों के, कोई एक समाज विशेष नहीं। ये जो हमारे लिए आदर्श, ऊपर गंगोत्री तो गंगा से आती। मोदी जी का उदाहरण हमने सबने देखा, उनकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, और उनने कितनी सरलता के साथ, तो हमारे द्वारा भी इन सब बातों को सीखते हुए कि जीवन में अपने अनावश्यक दिखावा क्यों करना चाहिए। बड़ा आदमी दिखावा करेगा, छोटे पे खर्चा आएगा। मैं तो शिक्षा मंत्री बना तब से इस पे आग्रह करता था। जब आपने अपने बेटे को कहा कि आपका विवाह मैं सामूहिक विवाह के दौरान करवाऊंगा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने तो ये सोचा होगा कि भाई अगर हमारे पिता मुख्यमंत्री बन गए तो अब बहुत जोर शोर से, बहुत भव्य हमारा विवाह होगा, जैसा कि हम देखते हैं। केवल इतना सा बताना चाहूंगा, मेरे मुख्यमंत्री रहते मेरे दोनों बेटे का विवाह हुआ। इससे पहले बड़े वाले का हुआ था, तो बड़े वाले का विवाह भी 100 लोगों में हुआ था, तो थोड़ी तो कल्पना पहले से उसको थी। लेकिन ये भी सर्जन है जिसकी मैंने शादी की, उससे छोटा उसकी जो बहू है वो भी डॉक्टर है। तो ऐसे उनने हंसते हंसते कहा था कि पापा क्या करना? तो मैंने कहा बताओ क्या करना। हमने कहा हम तो सामूहिक विवाह का सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने ये भी सुना कि आप जब से मुख्यमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। हाँ, और उसमें परिवार आपके साथ अभी नहीं रहता है? नहीं, अब क्या है, हमारे कभी कभी आता जाता है। हम, मेरे साथ थोड़ा सा परिवार बहुत छोटा सा है। एक बेटा है जिसका लास्ट ईयर विवाह किया, तो अब विवाह में मुख्यमंत्री बना उसके 2-3 महीने बाद ही हुआ। तो नई बहू आई और वो घर में रखना है, तो श्रीमती ने कहा कि आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर लेती हूँ, बहू को भी संभालेंगे, परिवार को भी रख लेंगे। तो ये अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो नए नेताओं की जो तलाश है, उसमें यही चीज देखी जाती है कि संगठन का तजुर्बा हो, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस हो, और प्रशासन का भी तजुर्बा हो। आप अपने आप को इन तीनों मापदंडों पर क्या बिल्कुल खरा उतरता हुआ पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये एक बहुत, आपकी जो एक शैली अभी आपने विकसित की है, ये बीजेपी के आगे भी भविष्य में काम आएगी? देखिए, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि मेरे, अगर आप
पॉलिटिकल लाइफ में देखोगे, जब से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो लगभग 1982 में मैं पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी बना साइंस कॉलेज में, 1983 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, तो लगभग 2002 तक मैं लगातार 20 साल अलग अलग संगठन के सारे कामों को करते करते अखिल भारतीय स्तर पे काम किया। तो लगभग 20 साल मैंने वो काम किया, और 20-22 साल से अभी इस प्रशासनिक काम कर रहा हूँ। अब आप नंबर दे दो जिधर देना हो, दोनों बराबर का हिसाब है, इधर से उधर कोई अंतर नहीं। आपके जो पुराने साथी हैं पार्टी में, वो मोहन पहलवान कह के भी बुलाते हैं, क्योंकि आप रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। आप मध्य प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप स्टेज पर एक्टिंग भी कर लेते हैं, और आप गाना भी गा लेते हैं। ये जो सारे आपके गुण हैं, क्या ये भी प्रशासन में और राजनीति में काम आते हैं? मैं मान के चलता हूँ कि अभिनय से, नाटक मंचन से, ये हमारी पुरानी पद्धतियां, इस पर सबका आनंद लेना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं सब में आनंद लेता। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगले साल, अभी आपको 2 वर्ष हुए, अगले साल जब हम मान लीजिए इसी समय दिसंबर में आपका 3 वर्ष पूरा होने पर जब इंटरव्यू करेंगे, तो अगला 1 साल का या 2 साल का आपका लक्ष्य क्या होगा? बहुत सरल है। जैसे हमने पहला चालू किया 2024 में महिला वर्ष के रूप में बहनों के लिए लगातार काम किया। इस साल उद्योग और रोजगार वर्ष किया। अगला साल हम कृषि वर्ष घोषित करने वाले हैं। आपको कभी अपने लिए मनोरंजन के लिए समय मिलता है, कभी फिल्म वगैरह देखने के लिए, कि आप अपने लिए भी कभी कुछ समय निकालें? अच्छी पिक्चर आती देखते हैं आनंद के साथ। क्या आपने कोई फिल्म देखी? अभी थोड़े दिन पहले ही देखी ना, बंगाल और वो केरला वाली। लेकिन अभी आपने धुरंधर नहीं देखी? धुरंधर बाकी है। धुरंधर तो आप खुद ही हैं। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। थैंक यू सो मच।